All right, so let us now start our class. Parliamentary form of government, chapter number 3, civics. Parliamentary form of government क्या होता है? Parliamentary form of government में अगर आप देखेंगे तो इस टाइटल में दो शब्द दिए हुए हैं, एक है पार्लियामेंट्री, दूसरा है गवर्नमेंट। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं अलग अलग, पार्लियामेंट्री और गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सरकार जहां पे पार्लियामेंट होता है, ऐसा रूल जहां पे पार्लियामेंट होता है। अगर आप देखेंगे कि राजा का जहां पे रूल होता है, जिसे हम मोनार्की कहते हैं, तो राजा का जहां पे रूल होता है वहां पे आपको पार्लियामेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि राजा के दरबार में राजा ने अपने आप जो फैसला ले लिया वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। और राजा को अगर कोई फैसला लेना भी होता है और किसी से मशवरा करना है, इफ ही वांट्स टू टेक सजेशंस एंड एडवाइसेस फ्रॉम एनीवन, देन ही हैज हिज ओन मिनिस्टर्स who give advice on the basis of what the king feels what is right. So एक राजा तभी एक राजा को अगर किसी से एडवाइस लेना भी होती है तो वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेता है, और आमतौर पे ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राजा को वही एडवाइस देते हैं जो राजा सुनना चाहता है। इसी तरीके से डिक्टेटरशिप में अगर आप आ जाएंगे तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही जिसे कहा जाता है, जहां पे सिर्फ एक ही सिंगल पावरफुल आदमी का रूल होता है पूरे कंट्री के ऊपर। डिक्टेटर आमतौर पे किसी की भी बात नहीं सुनता है। वॉट एवर ही फील्स राइट इज राइट एंड वॉट एवर ही फील्स रॉन्ग इज नॉट राइट। तो राजा और डिक्टेटर आमतौर पे पार्लियामेंट अपने कंट्री में या अपनी गवर्नमेंट पे नहीं रखते हैं। पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट होती है एक ऐसी जगह जहां पर बैठकर लोग, जिन लोगों को प्रजा ने चुना है, प्रजा ने जिनको अपना लीडर बनाया है, वो सारे लीडर्स एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद, वो सारे लीडर्स एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद देश के हित के लिए जो फैसले लेते हैं, जो डिस्कशंस करते हैं, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। सो पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द पीपल who have been elected in the elections are, they are sent, they sit there and they hold discussions on the most important issues related to the country, and they take decisions regarding those important issues of the country. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है वो चीजें, वो इश्यूज, वो काम, वो जिम्मेदारियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसले लेना होते हैं। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को फैसले लेना होते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसपे दोनों को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को मिलकर के फैसले लेना होते हैं। तो अब इसका मतलब कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट फैसलों से पहले जो डिस्कशन किया जाता है, वो सारा डिस्कशन करने का काम पार्लियामेंट में होता है। लोगों की क्या राय है, अलग, क्योंकि अलग अलग देश के देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स इलेक्ट होकर के आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो देश के अलग अलग ओपिनियन के बारे में वो बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में इस इशू को लेकर के क्या ओपिनियन है लोगों का, और ये फैसला लेने से लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस चीज के बारे में सब लोग डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद जो फैसला लेते हैं वो फिर पॉलिसी बन जाता है, या फिर अगर कानून बदलना है तो वो लॉ बनाते हैं, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। सो पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ आवर कंट्री, the most important place, the most important building of our country, because it is the place where the most important decisions related to the country are taken, and therefore parliament becomes an important element of a democratic government. एक democratic government में जहां सरकार जनता के हिसाब से चलना चाहती है और जनता के भले के लिए काम करना चाहती है, वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, अगर मोनार्की है, अगर डिक्टेटरशिप है, इफ द किंग इज देयर और इफ अ डिक्टेटर इज देयर, द किंग और द डिक्टेटर doesn't think about having a parliament, because he doesn't care about what the people feel, or even if he cares, what he does is he takes advices from people who are close to him, not from the people who are elected by the people, but from the people who are close to him, और उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो सजेशंस होते हैं, उसी के बेसिस पर वो फैसला लेते हैं राजा। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि समझ में आ गया भाई पार्लियामेंट होता
है और पार्लियामेंट क्या होता है वो तो आपकी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। तो ऐसा हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पर, आजादी के समय पर, हमारे देश के जो निर्माता थे, द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अवर कंट्री, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर uniting our country, the people who were responsible for giving a shape to our country, these people were keeping an eye over different types of systems that were existing in different parts of the world. ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश को बनाने का काम कर रहे थे, हमारे देश को शेप करने का काम कर रहे थे आजादी के समय में, ये अपनी नजरें रखे हुए थे दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर कि वहां पे किस तरीके से रूल किया जाता है। तब उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े देश हैं जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और हर एक इंसान का देश की गवर्नमेंट में हिस्सेदारी करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वहां पे लोगों ने, वहां पे उस देश ने पार्लियामेंट बनाई है। अब पार्लियामेंट में वो लोग आते हैं जिनको जनता चुनती है, जिनको जनता इलेक्ट करती है। तो अगर जनता डायरेक्टली अपने आप नहीं आके फैसले ले सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जनता अपनी तरफ से लोगों को इलेक्ट करती है, लोगों को चुन लेती है, और वो चुने हुए लोग जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, यानी जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और देश के बारे में फैसला लेते हैं। तो हमारे देश के निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छी लगी, उनकी बात समझ में आई कि भाई दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेयर द वॉइस ऑफ ऑल द पीपल इज एबल टू रीच टू द पार्लियामेंट, एंड दैट इज व्हाई the people of our country, especially those who had the charge of framing the constitution, वो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी देश का संविधान बनाने की, the framers of our constitution, यानी हमारे देश का संविधान बनाने वाले लोग, उन्होंने ये रियलाइज किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें, काव्यांश बेटा अभी तो मैंने आपको इतनी देर पहले इतना बताया है कि मैं यूजर नेम और पासवर्ड सबको भेजूंगा 12 बजे के आसपास। अब आप मुझे अब मैसेज कर रहे हैं कि आप पासवर्ड और यूजर नेम भेज दीजिए। आई विल सेंड यू यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट आई विल सेंड यू बाय 12 o'clock बिकॉज माय फोन हैड टू बी uninstalled, the WhatsApp had to be uninstalled and reinstalled, and all my data is lost, and that is why I have contacted Rizwan sir. He'll be sending me once he gets free from his classes or from his work. If he doesn't send me by 12 o'clock, I'll call him and I'll get the username and password of all the students, and then I'll send you the username and passwords of all of you. Like those who will ask me, I'll send you the username and passwords. सो जिन जिनको पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि सर आई ऑल्सो नीड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं आपको भेज दूंगा 12 बजे के आसपास, 12 से 12:15 भी बज सकते हैं, बट आपके टेस्ट से पहले पहले आप तक पहुंच जाएगा। खैर, तो जो हमारे देश के संविधान बनाने वाले लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि पार्लियामेंट तो एक बड़ा अच्छा आइडिया है, जिसमें इतना बड़ा देश, जिसमें इतनी ज्यादा आबादी है, तो उसमें जब हर कोई पार्लियामेंट, जब हर कोई गवर्नमेंट में हिस्सेदारी नहीं निभा सकता, लेकिन हर कोई अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकता है, तो क्यों ना इलेक्शन करवाए जाए, अपने अपने एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुन लें और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को एक बिल्डिंग में बुलाया जाए, जिस बिल्डिंग का नाम रखा जाए पार्लियामेंट, और वहां पे देश के सारे फैसलों के बारे में डिबेट करी जाए, डिस्कशन किया जाए और फिर फैसले लिए जाएं। और ये फैसले लेने वाले जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिनको देश के लोगों ने चुना है, यानी जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसका मतलब अगर वो कोई फैसले ले भी रहे हैं तो वो किसके बदले के फैसले ले रहे हैं? दे आर टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द पार्लियामेंट, और इस वजह से हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इज एक्चुअली अ रॉन्ग टर्म, हमें ब्रिटिश कहना चाहिए। सो द ब्रिटिश पीपल वर very very bad with us, and they dealt with us in a very rude way, and that is why we wanted we wanted a government that is able to hear to the people of the country. हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जो लोगों को सुन सके, अ गवर्नमेंट विच इज एबल टू हियर द पीपल, और इसीलिए हमने पार्लियामेंट को बनाना जरूरी समझा, और इसीलिए फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाने की सबसे ज्यादा फेवर किया। अब पार्लियामेंट में
जो बनाने, खैर मैंने आपको इस बात को तो क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट बनाने वाले लोगों ने जो आइडिया लिया था, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो पार्लियामेंट का आइडिया लिया गया था, वो पार्लियामेंट का आइडिया ब्रिटेन से लिया गया था। सो अगर आप देखेंगे और इस बात की आप हैरानी को समझिए कि कितनी अजीब बात है कि जिन लोगों से हम परेशान हुए थे वो थे ब्रिटिश ब्रिटिश लोग थे, यानी अंग्रेज थे। अंग्रेजों से हम परेशान थे। अंग्रेज क्यों परेशान थे? क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म किया करते थे। अंग्रेजों ने हमारी आवाज को लगातार दबाया था। और 8th क्लास में तो आप बहुत हिस्ट्री के जो चैप्टर्स आने वाले हैं अब, उसमें तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी आवाजों का दमन किया था, यानी हमारी आवाजों को दबाया था। और इस हमारे देश में तो हमारी आवाजों को दबा रहे थे, वहीं अपने देश में उन्होंने पार्लियामेंट बना रखी थी, जहां पे देश के लिए जो फैसले लिया करते थे वो लोगों की सर्वसम्मति से लिया करते थे, यानी सारे लोगों के सपोर्ट के साथ लिया करते थे। तो कितनी अजीबोगरीब बात है। लेकिन चलो फाइनली हमने ब्रिटेन की बात को ब्रिटेन के इस कॉन्सेप्ट को, यानी पार्लियामेंट वाले सिस्टम को हमने बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमने अपने यहाँ भी इसी सिस्टम को फॉलो किया और अपने यहाँ इस सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करी। क्योंकि अगर कोई ऐसा है जो बुरा है, क्योंकि ब्रिटिश हमारे साथ बुरे थे, ऑब्वियसली दे वर बैड टू अस, बट दे हैड समथिंग गुड इन देयर ओन कंट्री, therefore it is not bad to copy or to learn something good from bad people also. So if you get to learn something good from bad people, it's not bad. हालांकि ब्रिटिश बैड सिर्फ इसलिए थे बिकॉज दे वर दे हैड अ टायरेनिकल रूल ऑन अस। उन्होंने हमारे पर बहुत बुरे तरीके से रूल किया था। दैट इज व्हाई द ब्रिटिश पीपल आर कंसिडर्ड बैड इन द इंडियन लैंडस्केप, वेयरएज नाउ दे आर वेरी गुड विद अस। हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस ब्रिटेन के साथ हमेशा से पिछले इतने समय से बहुत अच्छे रहे हैं, एंड ब्रिटिश हैव ऑलवेज बीन गुड विद अस। खैर, अब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। ब्रिटिश से आइडिया कॉपी किया गया और हमने उसको अपने यहाँ एक्सेप्ट किया, हमने उसको अपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमने पार्लियामेंट बना दी। अब पार्लियामेंट के क्या क्या मुख्य फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाता है हाउसेज ऑफ पीपल, यानी लोगों का घर। लोग का हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का घर। लोगों का घर मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको इलेक्शन में चुनते हैं, वो लोग जो आते हैं वो इस हाउस में आके बैठते हैं, यानी लोकसभा में आकर के बैठते हैं और यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। वेयरएज राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में डायरेक्टली लोगों के चुने हुए लोग आके नहीं बैठते हैं, बल्कि कौन लोग बैठते हैं उनके बारे में हम अभी आगे आकर के पढ़ेंगे। हर पार्लियामेंट हमारी पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस बने हुए हैं, यानी 2 अलग अलग एरियाज बने हुए हैं। एक कहलाता है, एक ब्लॉक कहलाता है लोकसभा और दूसरा कहलाता है राज्यसभा। अब आ जाते हैं आगे नीचे और देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या है। और श्रेया इज आस्किंग सर हु आर एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, अगर आपने पूछा है, मैंने सोचा था बाद में बात कर लेते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी ही बात कर लेते हैं। ये हमारे देश की जो सरकार है या हमारे देश का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, हमारे देश की गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं? वो 3 हिस्से क्या हैं? पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट में जो चुने हुए लोग गए हैं, उसमें सारे लोग हो सकते हैं, उसमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने सरकार बनाई है, और वो लोग भी होते हैं जो चुने तो गए हैं लेकिन सरकार नहीं बना सके, इसलिए वो ऑपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं। उनका काम होता है ऑपोजिशन में बैठना, और सरकार जिन मुद्दों पर फैसला ले रही है उन मुद्दों पर सरकार को सारी अच्छी बुरी राय देना। और अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जब खुद कोई फैसला इंट्रोड्यूस करती है, खुद का कोई जो आइडिया इंट्रोड्यूस करती है, उस आइडिया को आमतौर पे वो अप्लाई करने की जल्दी में ही रहती है। और ऑपोजिशन आमतौर पे क्या करती है कि सरकार के जो भी फैसले होते हैं, जो भी आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज की जो बुरी साइड है, जो बैड साइड है, वो दिखाने की कोशिश करती है। तो लेजिस्लेचर में 2 हिस्से होते हैं। एक होते हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनाते हैं, यानी सरकार अपने आप, जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप, और दूसरी होती है ऑपोजिशन, यानी जो पार्टी मैक्सिमम सीट्स तो नहीं जीत पाई, सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन वो ऑपोजिशन का काम करती है क्योंकि जनता ने उसको इलेक्शन में अपने यहाँ जिताया था। ठीक है। सो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑपोजिशन एंड द रूलिंग गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना, कानून बनाना, और ये देखना कि कानून सही से अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे आ जाए एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, ये सारे लोग होते हैं, और साथ में एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर्स भी आते हैं। सो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जितने भी फैसले लेजिस्लेचर ने लिए हैं, यानी पार्लियामेंट ने लिए हैं, उन फैसलों को
लेजिस्लेचर इज बेसिकली, लेजिस्लेचर के लिए आप दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं वो पार्लियामेंट यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, हालांकि फर्क होता है, लेकिन आप इंटरचेंजेबली लेजिस्लेचर के बदले पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने यानी लेजिस्लेचर ने जो भी फैसले लिए हैं उन फैसलों को अप्लाई करवाने का काम, उन लॉज को, उन पॉलिसीज को अप्लाई करने का काम, प्रैक्टिकली जमीनी हकीकत पे उतारने का काम। यानी अगर ये फैसला लिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्कूल में ही पढ़ेगा और उससे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और हर 6 से 14 साल के बच्चे को आपको सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, अगर आप अमीर हैं तो प्राइवेट स्कूल में, लेकिन कभी भी सरकार ये नहीं कहती है कि आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए, वो हमेशा ये कहती है कि आप स्कूल में भेजिए। और स्कूल से उसका मतलब होता है आप बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेजिए। खैर, तो अगर ये कानून बनाया लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने अगर ये कानून बनाया कि 6 से 14 साल के बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्कूल भेजा जाए, and anybody who is not sending their children to school and they are sending their children forcefully to work, then those parents will be punished। अब ये लेजिस्लेचर बना दिया गया, ये लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया। अब इस कानून को अप्लाई करने की जिम्मेदारी हो गई एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव में खास तौर से जिम्मेदारी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, यानी HRD जिसे कहा जाता है, क्योंकि HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं हम, तो एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी हो गई जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे। और फिर एजुकेशन मिनिस्टर इस कानून को जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, उस कानून को कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे इंश्योर करें कि हर बच्चा स्कूल पहुंच सके। स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारे स्कूल भी होना चाहिए, तो हर जगह पर कैसे इंश्योर करें कि स्कूल्स बनाए जाएं और कौन कौन सी क्लासेस तक के स्कूल बनाए जाएं, और हर स्कूल के अंदर क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए ये बनाए जाएं, वगैरह वगैरह। तो वो सारी जिम्मेदारी फिर एग्जीक्यूटिव की आ जाती है। सो मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस तैयार करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके, प्लान तैयार करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके, और फिर उस प्लान को नीचे भेज देंगे स्टेट गवर्नमेंट में जो IAS ऑफिसर्स वगैरह और DMs वगैरह काम कर रहे होते हैं, उनको भेज देंगे, और वो लोग फिर अप्लाई करवाने का काम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं वो फिर जो लोअर अथॉरिटीज हैं उनकी हेल्प लेंगे, और उनसे हर गांव तक, हर शहर तक ये जो स्कूल्स बनवाने का काम और ये इंश्योर करवाने का काम कि हर बच्चा स्कूल पहुंच रहा है, ये सारे काम ये लोग करेंगे। अब आपकी बात समझ में आई होगी कि लेजिस्लेचर का काम होता है पार्लियामेंट में कानून बनाने का, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बनाए गए हैं, जो प्लान्स बनाई गई हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उसको अप्लाई करने का, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, जो सारी चीजें लग रही हैं अप्लाई करने में, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करने का। अब आती है जुडिशरी। अब आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, पीएम इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। यस, द पीएम एंड ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं किसी सरकार के, वो और पीएम, ये दोनों, ये सब लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं और एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन नहीं होते? ऑपोजिशन जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बन सकती, वो सिर्फ लेजिस्लेचर का हिस्सा होती है, और वो लगातार, लेजिस्लेचर इज ग्रेटर देन एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए जब कभी भी पार्लियामेंट का दोबारा सेशन होगा तो वहां पे लेजिस्लेचर के लोग बैठे हुए होंगे, यानी जितने भी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो सब बैठे हुए होंगे, और जब ये मिनिस्टर्स आएंगे पार्लियामेंट में तो इन मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करेंगे कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने किया या नहीं किया, और कितना किया, उसके बारे में हमें रिपोर्ट दीजिए। कैसे करेंगे उसके बारे में हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं तीसरी चीज होती है, तीसरा ऑर्गन होता है किसी भी सरकार का, वो होता है जुडिशरी। जुडिशरी होता है यानी अदालतें, जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है अदालतों को। यानी अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है या कहीं पे धांधलीबाजी हुई है तो इंसाफ दिलाने के लिए या इंसाफ करने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो होती है सरकार। इसके अलावा नाइंसाफी इस तरीके से भी हो सकती है कि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता के विरुद्ध है, जनता के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी यानी अदालत के पास ये अधिकार होता है कि उस कानून को बदलने के लिए लेजिस्लेचर को डायरेक्ट करे और उससे कहे कि कानून आपका गलत है और आप इसको दोबारा से सोचिए, दोबारा फ्रेम करिए और इस कानून में जो कमियां उसको दूर करके दोबारा से कानून बनाइए। तो इस तरीके से जो तीनों हैं, ये एक तीनों पार्ट्स, तीनों ऑर्गन सरकार के एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। चेक करने की वजह से क्या होता है कि इनमें से कोई भी अपने आप में सुपर पावरफुल नहीं बन पाता है, और जब सुपर पावरफुल नहीं बन पाता है तभी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। वरना अगर कोई सुपर पावरफुल बन गया तो वो अपने आप को मोनार्क बता देगा, अपने आप को राजा बता देगा, या अपने आप को डिक्टेटर बता देगा, यानी अपने आप को तानाशाह बता देगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी समझ में आई है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो मैं 20 सेकंड्स के लिए रुक रहा हूं
म्यूट कर रहा हूं मैं खुद को 20 सेकंड्स के लिए। आपको जो भी सवाल पूछना हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। सवाल करना है तो 20 सेकंड के अंदर जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। ओके ओके, बाय दिस टाइम आर्यन का क्वेश्चन तो रह गया। आर्यन का कहना है, आर्यन इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। आर्यन इज सेइंग सर आफ्टर 14 इयर्स, आपने कहा 6 से 14 साल तक का कानून है, अगर 14 साल के बाद हम स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते और हम काम पे जाना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली 14 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन 14 साल से पहले आपको कोई भी फोर्स्ड लेबर यानी चाइल्ड लेबर नहीं कराएगा। जबरदस्ती, फोर्स कहते हैं जबरदस्ती, तो फोर्स्ड चाइल्ड लेबर कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता। अगर आप लोगों के कोई भी पॉइंट बेटा समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आपके जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया है वो प्लीज मुझे मैसेज में लिख करके बता दीजिए, मैं उस बात को रिपीट कर दूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। और मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा। अगर वो स्टूडेंट्स जो कि इस बात से डर रहे हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन लिख के भेज दिया सर को तो सर मेरा नाम लेंगे यहाँ पे और फिर लोग सोचेंगे कि मेरी वजह से रिपीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका सवाल है तो मैं अब से आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनका आपका नाम नहीं लूंगा। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। अब तक जो हमने बातें करी है अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं मान के चलूंगा कि आपकी समझ में आ गया है सब कुछ। चाइल्ड लेबर, एक स्टूडेंट है उनका कहना है कि सर चाइल्ड लेबर तो अभी भी कहीं कहीं पर होता है। हम तो दुकानों पर अब भी देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं। हम तो ये भी देखते हैं कि मजदूरों के तौर पे बच्चे काम कर रहे हैं, यानी मजदूरों की तरह बच्चे काम कर रहे हैं। तो यस बेटा, चाइल्ड लेबर अभी भी होता है। चाइल्ड लेबर हालांकि पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की प्रायोरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर सरकार की प्रायोरिटी ये है कि एक भी बच्चा दुकान में काम नहीं करना चाहिए और हर बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़े, तो सरकार वो कर सकती है। बट उसके लिए सरकार को अपनी प्रायोरिटी में ये चीज रखना पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ में एक और भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब सरकार को पूरा देश चलाना होता है और हर एक इशू सरकार के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कभी कभी कुछ कुछ इश्यूज इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ इश्यूज नीचे रह जाते हैं और दूसरे इश्यूज ऊपर उठ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारे इश्यूज को बराबर की इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है। बट ये अगर सरकार इस बात के ऊपर ध्यान दे कि हमारे देश के बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं, पढ़े लिखे होंगे तो शायद कल को क्राइम भी नहीं करेंगे और समझदार होंगे, अच्छी समझ उनकी होगी। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ बच्चे होते हैं वो समझदार नहीं होते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो देश कैसे चलता है, हमें कैसे रहना चाहिए, एक अच्छे नागरिक की क्या पहचान होती है वो समझ पाएंगे और एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए हर सरकार को मेरे ख्याल से कोशिश करना चाहिए कि 6 से 14 साल का बच्चा तो कभी भी स्कूल के बाहर ना रहे। यस, मैंने गवर्नमेंट उसके लिए डेफिनेटली करती है बेटा। गवर्नमेंट अभी भी कर रही है। इनफैक्ट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है, एक कानून बनाया गया था 2009 में जिसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी हर बच्चे का यह अधिकार है कि वो पढ़ सकता है और उससे वो अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। तो अगर कोई छीन रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये कानून 2009 में पास किया गया, उसके बाद से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने गांव के स्कूलों में जाना शुरू किया है, सरकारी स्कूलों में जाना शुरू किया है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते थे उन्होंने सरकारी स्कूल में डेफिनेटली जाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो दुकानों पर काम करते हैं। अब उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो काम कर रहे हैं बच्चे दुकानों पर, हो सकता है कि वो बच्चे स्कूल के बाद आकर के काम करते हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हाँ स्कूल उन्हें नहीं भेजा जा रहा हो और वो सिर्फ दुकानों पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप्स लेना ही पड़ेंगे। अब आते हैं बट सर मेनी चिल्ड्रन आर डूइंग जॉब्स। यस, मेनी चिल्ड्रन आर डेफिनेटली डूइंग जॉब्स, उसी के बारे में मैंने बात बताई। एक और सवाल है, काफी सारे सवाल आ गए आप लोगों के, तो रुको भाई, सवाल तो बहुत हो गए, देखें तो। एक सवाल है सर, इफ ऑपोजिशन पार्टी डिसबिलीव इन पार्लियामेंट सो ही शी विल पनिश और नॉट। देखिए, अगर कोई ऑपोजिशन वाली पार्टी है और वो सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं है, और ऑपोजिशन का काम ही अपोज करना होता है, ऑपोजिशन का मतलब सिर्फ अपोज करना नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि जो भी बात सरकार कहे या रूलिंग पार्टी कहे उस बात को ऑपोजिशन करे, बल्कि अपोज करने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड
किसी भी बात की जो ऑपोजिट साइड है उसको प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी ऑपोजिशन की होती है। ऑपोजिशन ये बताना चाहती है कि आप जो फैसला ले रहे हैं उसकी उल्टी साइड क्या हो सकती है, तो वो बताने की जिम्मेदारी और वो बताने का काम ऑब्वियसली ऑपोजिशन का होता ही है। और अगर ऑपोजिशन ऐसा कर रही है कि रूलिंग पार्टी के किसी आइडिया की ऑपोजिट साइड दिखाने की कोशिश कर रही है, तो डेफिनेटली वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो होगी, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, उसको सजा नहीं दी जाएगी। नीचे आते हैं। सो लेजिस्लेचर कीप्स अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव। यस, लेजिस्लेचर का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक करती रहे, एग्जीक्यूटिव को, बल्कि देखा जाए तो तीनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर चेक करती रहती हैं। लेजिस्लेचर आमतौर पे एग्जीक्यूटिव आमतौर पे लेजिस्लेचर के ऊपर चेक नहीं कर पाता है, लेकिन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक करता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर चेक करती है, और जुडिशरी अपने आप में जो फैसले ले सकती है वो कानून के आधार पर लेती है, और कानून वो वही होते हैं जो कि लेजिस्लेचर बनाती है। जो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट भी है जुडिशरी, यानी अदालतें वही कानून तो, वही फैसले तो लेंगी, उसी के उन्हीं कानून के आधार पे तो इंसाफ करेंगी जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, और पार्लियामेंट जो कानून बना रही है उसमें क्या सही या गलत है उसके ऊपर भी फैसला दे सकती है अदालत। तो एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर चेक रखा है अदालत ने और लेजिस्लेचर ने। वहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का अगर आप संबंध समझेंगे तो एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर ने अगर पार्लियामेंट में किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन आवर में ऑपोजिशन ने या किसी ने भी सवाल किया मेंबर ने कि एग्जीक्यूटिव्स ने क्या क्या काम किया उसकी रिपोर्ट दीजिए, तो एग्जीक्यूटिव्स को वो रिपोर्ट देना पड़ेगी लेजिस्लेचर को। और एग्जीक्यूटिव्स ने अगर कोई धांधलेबाजी करी है, अगर कुछ गलत करी है, कोई बड़ा स्कैम कर दिया है, तो उसमें फिर जुडिशरी में केस जाएगा और जुडिशरी जो भी सजा देगी वो सजा